Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss about problem of deficient demand. Deficient demand मतलब डिमांड हमारी इकोनॉमी में कम है बट हम सप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर के पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है सारे रिसोर्सेज को यूज़ करें बट रिसोर्सेज को कम यूज़ कर रहा है तो हमारी डिमांड क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी अकॉर्डिंग टू सप्लाई। अब मान लिया कि प्रोड्यूसर के पास 1,00,000 रुपये हैं बट प्रोड्यूसर क्या कर रहा है 80,000 रुपीज़ ही डिपॉजिट लगा रहा है अपने प्रोडक्शन करने के लिए। मान लिया कि मार्कर बनाना है, मार्कर बनाने के लिए प्रोड्यूसर के पास है तो 1,00,000 रुपीज़ बट इन्वेस्टमेंट ओनली 80,000 का कर रहा है। मान लिया मार्कर तो वो 1,000 बना सकता है बट बना 800 ही रहा है। अब मतलब की सप्लाई कम कर रहा है तो हम उसको कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। अभी हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ है एग्रीगेट डिमांड, यहाँ हमारी इनकम या जीडीपी, ये एग्रीगेट सप्लाई एट 45 डिग्री, ये हमारी डिमांड इकोनॉमी के अंदर हमने जो प्लान की हुई है प्लान, मान लिया प्लान एग्रीगेट डिमांड। अगर प्रोड्यूसर फुल यूटिलाइज कर रहा है अपने रिसोर्सेज को तो यहाँ हमारी डिमांड होगी एडीए फुल एम्प्लॉयमेंट पर। फुल एम्प्लॉयमेंट पर अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि प्लान तो प्रोड्यूसर ने इतना ही किया है, मान लिया इतना किया है जहाँ पर एड इक्वल टू ए एस है, जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होता है जहाँ हमारी डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है। जहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई वहाँ हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब प्रोड्यूसर बना इतना रहा है ई पॉइंट पे बना रहा है बट प्रोड्यूसर बना कितना सकता है, E1 पॉइंट पे बना सकता है अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट को यूज़ करे तो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज़ करें। अब हम डेफिशिएंट डिमांड कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, मान लिया अब हम यहाँ हैं बट प्रोड्यूसर यहाँ इतनी डिमांड को लेके मान लिया E1 से E2 हमारी डेफिशिएंट डिमांड को शो करेगा। E1 से E2 क्या है, हमारी डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड। अब हमने ये तो समझ लिया डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है। अभी रीजंस क्या है कि प्रोड्यूसर कंप्लीट रिसोर्सेज को यूज नहीं करता अपने। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, फर्स्ट क्या है, जब इकोनॉमी में मतलब प्राइवेट कंजप्शन है वही कम है, प्राइवेट कंजप्शन रिडक्ट होता जा रहा है। मान लिया कि अब इकोनॉमी में लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब डिमांड करने की बजाय वो कंजप्शन कम कर रहे हैं। उनकी प्रोपेंसिटी है जो कंजप्शन की वो कम है, कंजप्शन की प्रोपेंसिटी तो कम है बट वो लोग सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं। कंजप्शन कम है और सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं जिसके कारण डिमांड कम है और डिमांड कम होने के कारण प्रोड्यूसर कम बना रहा है। सेकेंडली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, रिडक्ट होता जा रहा है। रीजंस क्या है कि अभी प्रोड्यूसर्स को मतलब कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पुअर एक्सपेक्टेशंस हैं, पुअर एक्सपेक्टेशन। मान लिया कि प्रोड्यूसर को यही नहीं लग रहा कि फ्यूचर में हमारे मान लिया मार्कर ही बना रहे तो मार्कर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए फ्यूचर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। थर्ड इज गवर्नमेंट भी कम हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती जा रही है। गवर्नमेंट मान लिया कि लोगों को हेल्प करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है या फिर प्रोड्यूसर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो कम कर रही है जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम किया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स भी डे बाय डे हमारे कम हो रहे हैं, जो मान लिया हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद फॉरेन कंट्री में जाता था वो कम हो रहा है और हम लोग इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, तब भी हमारी डिमांड कम हो जाएगी जिसके कारण की पूरे फुलर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। टैक्स रेट भी इंक्रीज होती जा रही है जिसके कारण मान लिया मार्कर बना रहे हैं, पहले
मान लिया 4% थी मार्कर बनाने पर, अब हमारी मान लिया बढ़ गई है 5% हो गई है, तो प्रोड्यूसर कम इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि बल्कि फुल्ली यूटिलाइज नहीं करेगा। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनते हैं, हमारी क्या कंडीशंस बनेगी अगर डिमांड हमारी डेफिसिट होती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। फर्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम। मान लिया कि अभी गुड्स को बनाने के बाद प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तो वहां होता है जहां एडी इक्वल टू ए एस होता है, एडी इक्वल टू ए एस होएगा, वहां इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वही हो जाएगा जब इकोनॉमी में डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी कम करेगा। मान लिया हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमारी एग्रीगेट डिमांड है और यहाँ इनकम है जीडीपी, ये हमारी सप्लाई कर्व है। यहाँ डिमांड है, ये डिमांड है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, जब हमने फुल यूटिलाइज नहीं किया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब हमने प्लान किया है जितना, वहाँ जितने रिसोर्सेज को प्लान किया उतने ही यूज कर रहे हैं। अब एग्रीगेट एडी इक्वल टू ए एस, तो यहाँ भी हो गया, इस पॉइंट पे भी हमारी क्या है, एडी इक्वल टू ए एस है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये भी हो गया, मान लिया ई पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आ गया है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना सकते हैं हमारी, जो फुल एम्प्लॉयमेंट को यूज करें, हम फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज करें तो हमारा, हम यहाँ पर इस पॉइंट पर E1 पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा, E1 पॉइंट पर। यहाँ हमारी क्या है कि जीडीपी हमारी कितनी बनेगी, ON है पहले, लेकिन बाद में बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, अगर हम सारे यूटिलाइज करते हैं तो हमारी इनकम OM हो जाएगी। अब हमारी डेफिशिट डिमांड है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये हुआ, तो हमारी डिमांड कितनी हुई, डेफिशिट डिमांड E1 से E2 हमारी डेफिशिएंट डिमांड हुई। तो अगर प्रोड्यूसर को इकोनॉमी में मिलेगा ही नहीं, अभी उसे उसका गुड्स सेल ही नहीं होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, जिससे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो पहले आ गया ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ गया, ई पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सेकंड क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, जब हमारी जितनी इकोनॉमी हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं बट हम कम बना रहे हैं, तो हमारा जो गैप है वो इंक्रीज होता जाएगा। मान लिया कि अब हम बना तो इतना सकते हैं, लेकिन अब बना तो हम OM तक सकते हैं, लेकिन बना कितना रहे हैं, हम ON ही बना रहे हैं। तो जो ये गैप है हमारा, ये भी हमारा गैप कम हो जाए, यही गैप, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। डिफ्लेशन आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, एक कि गुड्स को जब प्रोड्यूसर को मिलेगा ही नहीं प्रॉफिट, वो तो क्या करेगा, कम बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होएगा, मान लिया डिमांड कम है इकोनॉमी के अंदर, गुड्स की डिमांड कम होने के कारण जो प्रोड्यूसर ने जितना प्रोडक्ट बनाया है वो सेल नहीं होगा, तो सेल ना होने के कारण प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसका प्राइस कम कर देगा, जिससे इकोनॉमी में एक डिफ्लेशन चल पड़ेगी, डिफ्लेशन ट्रैप आ जाएगा। थर्ड क्या है, अनडिजायर्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड स्टॉक, अनडिजायर्ड स्टॉक क्या होता है, जब मान लिया गुड्स की डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड कम चल रही है, हमारी डिमांड क्या है, कम है इकोनॉमी के अंदर, तो फिर प्रोड्यूसर के पास जो माल बनाया है, प्रोडक्शन किया है, वो क्या होगा, बच जाएगा। तो स्टॉक बच गया, स्टॉक बचने के कारण प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स की प्राइस कम कर देगा।
प्राइस कम करने के बाद, ताकि सोचा प्राइस कम होने के बाद ही सेल हो जाए। प्राइस कम करने के बाद आगे प्रोड्यूसर के पास बल्कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज नहीं होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होने से कल को आगे भी फ्यूचर में डिमांड कम होगी, जिससे लोगों की इनकम कम होगी, आउटपुट कम होगा। मान लिया इन्वेस्टमेंट कम किया तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम तो फिर देन इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हुई तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। फोर्थ क्या है? फोर्थ है लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होगा। अब क्या है, मान लिया इकोनॉमी में डिमांड तो कम चल रही है, डिमांड कम होने के कारण प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्राइस कम कर दिया। प्राइस कम होने से क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास जो प्रॉफिट पहले मान लिया कि एक मार्कर को बनाने के बाद प्रोड्यूसर को मान लिया 4 रुपए का बना रहा था मार्कर, जहाँ पर प्रोड्यूसर अब वो और 5 रुपए का सेल कर रहा था, जिसमें प्रोड्यूसर को एक मार्कर बनाने पर 1 रुपया बच रहा था। अब प्रोडक्शन के लिए बनाने के लिए तो 4 रुपए लग रहे हैं, बट डिमांड नहीं है, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, 4.30 में 4.5 4 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, 50 पैसे ही बचे, 50 पैसे बचे, जिसके कारण प्रोड्यूसर क्या करेगा, आगे प्रॉफिट कम हुआ है तो प्रॉफिट कम होने से आगे क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो आउटपुट कम हुआ, आउटपुट कम होगा तो इनकम कम हो जाएगी, जिससे फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, इक्विलिब्रियम ट्रैप की कंडीशन आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। अब इस जो कंडीशंस आई है डेफिशिएंट डिमांड की, इसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है? कंट्रोल टू मेजर, कंट्रोल टू recover of deficient demand। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि 2 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेगी, फिस्कल पॉलिसी एंड सेकेंडरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स वहाँ पर टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर टैक्स रेट को कम कर देगी, जिससे लोगों के पास मतलब प्रोड्यूसर को एक मिले कि हमारे लिए 5% से 4% कर देंगे, जिससे कि प्रोड्यूसर को इंकरेज होगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर कम कर रही थी अब एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी। पब्लिक बोरोइंग को कम करेगी, जिससे लोगों के हाथ में पैसा रहेगा और लोग डिमांड ज़्यादा कर सकेंगे। यहाँ क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में कि बैंक रेट जो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक और लोन देते हैं तब लगाती है सेंट्रल बैंक, तो वो कम कर देंगे। CRR को, जो कैश रिजर्व रेशो, जो सिक्योरिटीज के तौर पे वहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कराते हैं, उस रेट को भी कम कर दिया जाएगा। SLR को भी कम कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटीज को बाय कर लेगी, सिक्योरिटीज को बाय करने के बाद क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा, जिससे कि वो डिमांड कर सकेंगे। अगर आप इनको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक पहले वीडियो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के नाम से वीडियो है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस मोर कंटेंट। थैंक यू।